देखिए जीडीपी के बारे में तीनों बता दिए ना, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी और पीपीपी जीडीपी। इसके बाद आता है आपका इनकम, आय, इनकम या आय, इनकम हिंदी में क्या कहते हैं, आय। किसी भी व्यक्ति को उसके श्रम के बदले मिला गया धन आय कहलाता है। चलिए ध्यान से अब समझते हैं। जीडीपी में किसी को कोई दिक्कत है? लाइव ऑनलाइन कोई भी हो, किसी को जीडीपी में प्रॉब्लम नहीं है? अगला टॉपिक आपका क्या चीज है, इनकम। जीडीपी का पीडीएफ है आपके पास, नया वाला पीडीएफ, मतलब जिसमें रियल हो, नॉमिनल और पीपीपी, वो मिल जाएगा आपको कल, ठीक है। और कल उसी में आपका इनकम भी जोड़ देंगे। इनकम जो होता है, किसी भी श्रमिक को उसके श्रम यानी लेबर के बदले जो पैसा मिलता है, किसके बदले, श्रम के बदले जो क्या मिलता है, धन मिलता है, श्रम के बदले धन मिलता है, उसी को क्या कहते हैं, इनकम, इनकम कहा जाता है। इनकम कई टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो होता है मौद्रिक आय होता है। कौन सा है, मौद्रिक आय, मौद्रिक आय इसे कहते हैं। मौद्रिक को क्या कहते हैं, मॉनेटरियल इनकम। मौद्रिक आय, मॉनेटरियल इनकम उस आय को कहते हैं जो श्रम के बदले सीधा पैसा मिल जाए। मौद्रिक आय क्या कहेंगे, श्रम के बदले सीधा पैसा। इस क्या होता है, श्रम किया, मेहनत किया और सीधे उसके बदले क्या मिल गया, पैसा मिल गया, उसे हम क्या कहेंगे, मौद्रिक आय। श्रम के बदले हो सकता है कोई सामान भी दे दे आदमी, तो वो किस में चला जाएगा, इनकम में, मौद्रिक आय में नहीं आएगा। कभी देखते हैं ना, किसी को खेत में काम कराए, वो बदले में 1 कुंटल गेहूं दे दिए, वो मौद्रिक आय में नहीं जाएगा। मौद्रिक आय में क्या जाता है, पैसा। अमूमन आज के समय में सबको जो भी इनकम चाहिए वो किस रूप में चाहिए, मौद्रिक रूप। तो सब लोग क्या चाहते हैं, मौद्रिक आय। लेकिन मौद्रिक आय टोटल आपका नहीं होता है, इस पर गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज को हटानी पड़ती है। लाइबिलिटी उसको बोलते हैं जिसे आपको चुकाना है, जिसे आपको अदा करना है, जिसे हम अदायगी कहते हैं। तो गवर्नमेंट की क्या लाइबिलिटी है हमारे ऊपर, हम लोगों को गवर्नमेंट चलाने के लिए, गवर्नमेंट को चलाने के लिए, देश को खर्च चलाने के लिए इनकम टैक्स देना होता है। क्या देना पड़ेगा, इनकम टैक्स। तो मौद्रिक नीति के बाद हम लोग का क्या चीज आता है बाबू, आता है आपका प्रयोज्य आय, डिस्पोजेबल इनकम। मौद्रिक आय के बाद क्या मिलेगा, डिस्पोजेबल इनकम। प्रयोज्य आय, प्रयोज्य आय, प्रयोज्य आय इंग्लिश में कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। कौन सा इनकम, डिस्पोजेबल इनकम। इसमें क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को मान लीजिए 100 रुपए क्या मिला था, मौद्रिक आय मिला था। 100 रुपए तो कुछ 1 लाख लिख देते हैं, कितना मिला, 1 लाख। इसका क्या चीज है, मौद्रिक आय। अब इसमें उसके ऊपर टैक्स लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, टैक्स। गवर्नमेंट ने लगा दिया इसके ऊपर 10% टैक्स। तो इसका मौद्रिक आय था 1 लाख रुपया, इस पर टैक्स लग गया कितना, 10% क्या लग गया, टैक्स लग गया। तो बचा कितना इसके पास, 90,000। तो टैक्स हटाने के बाद जो पैसा बचता है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्पोजेबल इनकम। यही डिस्पोजेबल इनकम किसी के भी काम में आता है। डिस्पोजेबल इनकम अगर है तो आपका क्या कहलाएगा, व्हाइट मनी। ये क्या चीज है, व्हाइट मनी। और ये क्या है, ब्लैक मनी। ऐसा मत सोचिएगा कि कभी अखबार में सुनिएगा कि इसके पास ब्लैक मनी पकड़ा गया तो वो चोरी डकैती या फिर क्रिमिनल के तौर पे पैसा लाया है, नहीं, उसने मेहनत से कमाया है। लेकिन मेहनत के कमाने पे टैक्स बहुत ज्यादा लगता है। कोई अब जैसे 1 करोड़ जिस दिन आप कमाइएगा ना, जिस दिन आप 1 करोड़ कमाइएगा उस दिन आपको कैसा 30 से 35 लाख रुपया टैक्स में गुजर देगा सब। और अगर जीएसटी ले रहे हैं हम लोग की तरह तो आपको 50% ले जाएगा आपका, एकदम कंफर्म ले जाएगा आपका। 18% शुरुआत में जीएसटी ले जाएगा आप, और उसके बाद से बचा हुआ 30% इनकम टैक्स, 10% सरचार्ज, शेष कई सारा नियम जोड़ जाड़ के उसको लगभग 35% नेट वैल्यू लाता है। नेट कितना ला देता है, 35%। और ये कितना हो जाता है, 18%। ओवरऑल लगभग कितना ले गया, 50%। अब ये बताइए, जिस दिन आप 1 करोड़ रुपया कमाइएगा और उसके बाद सरकार क्या करेगी, आपसे 50 लाख वापस लेगी, आपको अच्छा लगेगा, हाँ नहीं। दिक्कत यह है कि 1% लोगों से ही बस क्या लिया जाता है, इनकम टैक्स। 1% लोग से क्या लिया जाएगा, इनकम टैक्स। हालांकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इनकम टैक्स को हटा दिए हैं, जिससे कि काला धन का समस्या ही खत्म हो गया। अब भाई कोई भी, अब एक से एक सीए बैठा हुआ है, एक से एक लॉयर बैठा हुआ है, 10 लाख रुपया दे दीजिएगा ना तो आपको 50 लाख बचा देगा। समझ में आया कि नहीं आ गया।
वो खर्चा दिखा देगा उल्टा सीधा कई जगह पे, तो बहुत सारा चोरी हो जाता है इसमें। वकील, इसीलिए सीए का काम क्या होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, यही सब तो काम देखता है सब, कितना कितना उलझा देना है। अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बोल रहा है 1 रुपया, तो मतलब समझ रहे हैं, उन लोग का कोड होता है, मतलब बड़े बड़े बिजनेस में देखिएगा ना कोड होता है, एक कोड होता है रुपया और एक कोड होता है पैसा, रुपया और एक कोड होता है पैसा। रुपया जब भी बोलेगा मतलब वो करोड़ की बात कर रहा है, अब पैसा जब भी बोले तो लाख की बात कर रहा है। 1000 वाले को तो देखबो नहीं करता है, सका 2-4 हजार को वैसे हटा दो इधर, कोई इससे क्या देखेगा। तो जब भी कोई कहे कि 5 रुपया का थोड़ा सा ट्रांसफर करना है, तो कितना भेजेगा, 5 करोड़ भेजेगा। तो कहेगा 5 रुपया तो नहीं हो पाएगा, 3 रुपया 40 पैसा हो जाएगा, कितना भेज दिया, 3 करोड़ 40 लाख भेज दिया। ये सब क्या चीज है, कोड। और गुंडवा सब सोच रहा है वो अलग कोड यूज करता है, 4 खोखा 2 बेटी, ऐसे टाइप का यूज करता है सब। तो अपना अपना क्या रहता है, कोड रहता है। अलग अलग देश में अलग अलग टैक्सेशन सिस्टम है, लेकिन कई ऐसे देश हैं जो टैक्स सिस्टम को हटा रहे हैं। ये जो इनकम टैक्स लगा दिया है कितना परसेंट, 10%, इसको हटा रहे हैं सब। भारत में इनकम टैक्स 30% है, कितना परसेंट है, 30%। मतलब कुछ सर्टेन अमाउंट तक कम कमाइएगा तो कितना परसेंट है, 10%, और ज्यादा कमाएंगे तो 30%। समस्या क्या आती है टैक्स चोरी करने का, 2 रीजन, कि एक टैक्स का स्लैब बहुत ज्यादा है, 30% के बाद भी गंगा के सफाई के नाम पर शेष ले लीजिए, बूढ़े लोगों के शिक्षा के नाम पर शेष ले लीजिए, काहे ज्यादा कमाया इसके नाम पर सरचार्ज काट लीजिए। तो एक तो वो बेचारा अपने आप को ठगा हुआ महसूस करने लगेगा जो ज्यादा मेहनत से कमा रहा है। अंबानी को समझ रहे, 50,000 करोड़ रुपया तो टैक्स से दिया सब, 50,000 करोड़, इतना इतना टैक्स दे देता है सब। तो एक ये होता है। दूसरा, कितना भी टैक्स दे दो गवर्नमेंट आपके काम में नहीं आएगी कभी, सबसे बड़ा ये दिक्कत होता है। आपको अगर बुखार से मर जाइएगा ना, आप करोड़ों रुपया टैक्स दीजिए, आपको कोई नहीं पूछेगा, जो करना पड़ेगा खुद से करना पड़ेगा। एक ये समस्या हो जाती है। आगे बढ़ जाए तो बाकी देश टैक्सेशन सिस्टम को क्या करना चाह रहे हैं, हटाना चाह रहे हैं। आप कहेंगे तब कमाएगा कैसे, देखिए 99% लोग इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। जो 1% लोग टैक्स है वो इनडायरेक्ट भी देते हैं और डायरेक्ट भी देते हैं, इस ससुरा पता चल जाता है। और ये इसलिए दिक्कत करता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा लगता है, और सारा काला धन जो है वो इसी के लिए है, इस पे नहीं है। क्योंकि ये आपके सामान पे लग जाता है। कलम खरीदे 5 रुपया का, उस पर 10 पैसा टैक्स लगा हुआ है, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप 10% 20% टैक्स देते आ रहे हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा। कुछ खरीदिए उस पर लगा ही हुआ है, मोबाइल खरीदिए लगा है, लैपटॉप खरीदिए, बैग बस्ता आटा चावल कुछ खरीदिए, सब पे क्या हुआ है, लगा हुआ है। तो पता नहीं चलता, क्योंकि ये सब चीजें है ना डेली यूज की चीजें, और डेली थोड़ा 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 देने पे पता नहीं चलता। बहुत सारे विकसित देश हैं, वो उन्होंने क्या कहा है कि जो 1% का इनकम टैक्स है 1% ही लोग देते हैं, और इतना ज्यादा दे देते हैं कि उन लोग के अंदर लालच आ जाता है कि 1 करोड़ टैक्स देने से अच्छा है 20 लाख रुपया हम किसी वकील और सीए को देंगे, वो हमारा 1 करोड़ के जगह पे 30 लाख में निपटा देगा, 50 लाख क्या कर देगा, बचा देगा। तो उसी पे बातें होता है, परसेंटेज होता है, देखो भैया हम तुम्हारे जितना बताएंगे उसका 10% हमको चाहिए। तो कोई भी कहेगा भैया 30% से अच्छा 10% तुम ही रख ले, 20 तो बच जाएगा उसका। और रीजन क्या है कि वो ब्लैक मनी जो है केवल इसलिए ब्लैक हो गया है कि उसने क्या नहीं दिया है, टैक्स। लेकिन दिमाग में क्या भर गया है लोगों के, ब्लैक मनी मतलब चोरी उरी से पैसा लाया है। क्या ब्लैक मनी चोरी वाला पैसा होता है, टैक्स नहीं दिया रहता। विकसित देश क्या कर रहे हैं, एक नया टैक्स ला रहे हैं। उसका काम कौन सा टैक्स है, पर ट्रांजैक्शन टैक्स, पीटीटी, पर ट्रांजैक्शन टैक्स। ये बहुत नॉमिनल रहेगा, पर ट्रांजैक्शन टैक्स आपका बहुत नहीं। जब भी आप पैसा ट्रांसफर कीजिएगा, मतलब किसी चीज के बदले बिल पेमेंट कीजिएगा, उस पर 10 पैसा 20 पैसा टैक्स काट लेगा, पता ही नहीं चलेगा। जैसे किसी को भी आप सामान खरीदिए, पेमेंट दिए, जैसे पिज्जा ऑर्डर किए 250 रुपए का, ठीक है, वहां पे पिज्जा ऑर्डर किए, सारा टैक्स जुड़ा हुआ, जैसे ऑर्डर करेंगे ना 1 रुपया काट लेगा आपका, 2 रुपया काट लेगा, आपको पता चलेगा नहीं। इस दायरे में अभी इनकम टैक्स के दायरे में कितने लोग आते हैं, 1%। लेकिन अगर पर ट्रांजैक्शन टैक्स डालेगा तो कितने परसेंट लाए, 100% आएंगे। देश को लॉस होगा नहीं। लेकिन समस्या यहाँ ये है ना कि ये एक पूरा का पूरा सिस्टम ही चेंज करना पड़ेगा, और हो सकता है कि ये सिस्टम कोलैप्स कर जाए और देश की अर्थव्यवस्था धराशायी हो जाए। तो आप बताइए इनकम टैक्स सही सुटेबल लगता है या फिर पर ट्रांजैक्शन टैक्स? देखिए सही गलत का नहीं,
ऐसे व्यवहारिक में कौन ज्यादा सही है? पर ट्रांजेक्शन टैक्स पता ही नहीं चलेगा किसी को, बहुत ज्यादा ले नहीं रहा है किसी से। जैसे आप ही बताइए, आप सब लोग पटना में रहते हैं, मकान मालिक आपसे टैक्स के तौर पर तो नहीं लेता है, लेकिन मकान का किराया लेते होंगे 2000, 2500, 3000, अपने एक एवरेज, हम लोग एवरेज 2000 मानते हैं। एवरेज हर लड़के से कितना लिया जाता है? 2000। यानी हर लड़के का अगर खर्च देखा जाए तो घर से 5 से 6000 रुपये आता होगा। 6000 आता, 5000 हम मान रहे हैं, घर से कितना आ रहा है? 5000। लेकिन अपने गार्जियन से कहिए कि नहीं हमको 12 महीने का एक के बार जोड़ के 60,000 दीजिए, आधा लड़का पटना से चला जाएगा। चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? क्योंकि एक बार में नहीं दे पाएगा आदमी। यही होता है इनकम टैक्स के साथ। इनडायरेक्ट टैक्स की आज तक चोरी ही नहीं हुई, जबकि 99% लोग क्या दे रहे हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। सारा चोरी किसके वजह से हो रहा है? इनकम डायरेक्ट। इसमें क्या है, इनकम टैक्स का नया नया अधिकारियों को भरो, अब वो कुछ रिश्वत ले लेते हैं, इतना दो, इतना सेटल हो जाता है। सरकार के पास जितना जाना चाहिए उतना नहीं जा पाता। तो पर ट्रांजेक्शन टैक्स एक ऐसा सिस्टम है कि छोटा छोटा अमाउंट, बफरिंग क्यों कर रहा है इतना? आज थोड़ा कभी कभी हो सकता है बाबू, एक आध सेकंड के लिए। पर ट्रांजेक्शन टैक्स छोटे छोटे चीजों पर बार बार क्या किया जा सकता है? टैक्स लगाया जा सकता है। इसकी इंप्लीमेंट कैसे किया जा सकता है? तो इसको ट्रायल बेसिस पर डाला जा सकता है। किस तरह से ट्रायल बेसिस पर डाला जा सकता है? किसी खास चीज पर। कैसे? जैसे मोबाइल हर इंसान खरीद रहा है, इनकम टैक्स को रहने दीजिए, लेकिन मोबाइल वाला चीज को किस में डाल दीजिए? पर ट्रांजेक्शन टैक्स। अब इससे देखिए कि क्या उस मोबाइल वाले सिस्टम पे सक्सेस हुआ या नहीं हुआ। नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मोबाइल जो खरीदता है 10,000 का, वो कभी भी 200 रुपया के लिए किचकिच नहीं करेगा। आजकल मोबाइल 10,000 का अच्छा नहीं आ रहा है, बहुत महंगा हो गया है मोबाइल। हाँ, और सब हमारा देखो 11,000 का मोबाइल है और 2016 का है, अभी तक एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। हम बस थोड़ा सा ये है कि काम थोड़ा धीरे करता है, अभी तक इसको समझ में नहीं आया कि हम इसको बुला रहे हैं। अभी इसको खूब अच्छा से 2-4 बार 10 बार दाब देंगे तब आप सुन लिया है। हाँ क्या हो जरूरत तो लग रहा है इसमें तो इस पर ट्रांजैक्शन टैक्स को पूरे देश पर एक बार थोप देना चाहिए या किसी एक दो सामान पर चेक करके, और उस सामान को उसी पे थोपिए जिसको अमीर लोग वेयर कर सकते हैं, इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। जैसे कोई लग्जरियस आइटम हो गया, विदेशी फूड वाला कुछ भी हो गया, KFC हो गया, या फिर ये सब बड़ा बड़ा चीज हो गया। तो धीरे धीरे एक 5 से 7 साल का टारगेट रखना चाहिए कि कुछ चीजों से इनकम टैक्स को हटा के किस में डाल देना चाहिए? PTT पे। और धीरे धीरे ट्रांजिट करके अचानक होना चाहिए। हमारे देश का नेता एगो तो इसको लाएगा नहीं, लाएगा तो अचानक लेके चलाएगा अचानक लेके चलाएगा, दिक्कत होगा कि नहीं होगा? आगे बढ़ जाए तो PTT समझ में आ रहा है क्या होता है? पर ट्रांजेक्शन टैक्स। आपको पता चलेगा? नहीं पता चलने वाला। ट्रांजेक्शन जैसे जैसे करते रहिए टैक्स, और इससे 1 रुपया चोरी नहीं होगा, एक भी चोरी नहीं होगा, और ज्यादा टैक्स ला देगा। क्योंकि किसी के पास 1 करोड़ रुपया है, आप उस पर 30% इनकम टैक्स मार दिए, उसके पास कितना बचा? 70 लाख बचा। उसको कितना दिक्कत हुआ, बार बार गरियाएगा हमारा 30 लाख चल गई, 30 लाख डायरेक्ट ले गया। देखो बात यहां ये है ना कि आप कितने गलत है ये मायने नहीं रखता है, पता कितना है लोगों को आपके बारे में ये ज्यादा मायने रखता है। समझ में आ गया नहीं आ गया है? नहीं तो तू लोग ऐसा कांड किया है लोग कि पता घर वालों को चल जाएगा तो आजे भगा देगा। नहीं समझ में आ गया? तो बस वैसे ही इनकम टैक्स में भी होता है, इनडायरेक्टली कितना लिया है किसी को पता ही नहीं चलता है, लेकिन डायरेक्ट कितना ले लिया है। अब बताओ 1 करोड़ में से इसको कितना ले लिए? इसके पास 70 लाख बचा है, इसके लिए नहीं होगा उसको दिक्कत, कहेगा कि कमाए तो हम 1 करोड़ थे ना, 30 लिया। अब देखिए एक तो गवर्नमेंट के नजर उसके लिए गवर्नमेंट खलनायक बनने लगा, दूसरा हो गया कि अभी उस 70 लाख बचा, इस पर उसको टैक्स नहीं देना। लेकिन जब हम PTT लाएंगे, पर ट्रांजैक्शन टैक्स, तो बताइए ये 1 करोड़ रुपया आज नहीं तो 10 साल बाद या 100 साल बाद या जब भी है, कभी ना कभी तो खर्च करेगा कि नहीं करेगा? और पर ट्रांजैक्शन टैक्स ले लेके हम उस पर 100% पर टैक्स लगाएंगे, और अभी कितना लग रहा है? हाँ 30%, और इससे रोजगार भी लगेगा, सब चीज हो सकता है यहाँ पे। तो एक नए सिस्टम को सबके साथ होता है क्या ये? हाँ, पेमेंट किसी पे भी सक्सेस हो सकता है, कैश पे तो कोई भी चीज, छोटी चीज, आजकल तो छोटे चीज को ना कैश में ले सकते हैं, बड़ा चीज तो वैसे भी आदमी ऑनलाइन से ही लेता है। आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए
टैक्स जो होता है ये टैक्स, इसको अगर आप क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तो आपका इनकम क्या हो जाता है, उसे को क्या कहते हैं, डिस्पोजेबल इनकम। यही डिस्पोजेबल इनकम क्या कहलाता है, व्हाइट मनी। ये कौन सा मनी है, ये कौन मनी है, ब्लैक मनी। आप जितना कमा रहे हैं उस पर टैक्स नहीं दिए तो क्या हो जाएगा, किसी इंसान के पास खेत है 100 बीघा, उससे वो साल भर में 10 लाख रुपया कमाया, 1 रुपया टैक्स नहीं दिया, वो 10 लाख इसका क्या हो जाएगा, मौद्रिक का। टैक्स नहीं दिया तो क्या परियोजना बनेगा, नहीं बनेगा। बताइए क्या उसका इनकम ब्लैक मनी हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन सरकार कहती है खेती पर हम टैक्स लेंगे ही नहीं, तो किसान कहेगा तब लेबे नहीं करेगा तो हम डिस्पोजेबल इनकम बनाएंगे कहां से, उसका वो ब्लैक मनी नहीं होगा। जिस पर टैक्स है उसी पर क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। इसके बाद आता है आपका रियल इनकम। कौन सा इनकम, रियल इनकम। रियल इनकम हिंदी में क्या कहेंगे इसको, वास्तविक है। हिंदी में बोलिए बाबू क्या कहेंगे। आज पूरा डिस्टर्ब हो गया ऑनलाइन वाला, टेक्निकल फेलियर की वजह से ही क्लास डिले हुआ था बाबू। नेटवर्क इशू कभी कभी ऐसा आ जाता है ना, पूरा क्लास में डिस्टर्ब कर देता है। आप लोग के में मोबाइल में कभी कभी होता होगा, 1 आध मिनट की बात रहे तो चल जाती है, कभी कभी आधा 1 घंटा डिस्टर्ब कर देता है, इस वजह से दिक्कत हो जाता है कभी कभी। रियल इनकम होता है कि आपके ऊपर कई सारी देनदारियां रहती हैं, लाइबिलिटी रहती है। आप क्या लिए रहते हैं, कर्ज लिए रहते हैं। क्या लिए रहते हैं, कर्ज। तो जब आप अपने डिस्पोजेबल इनकम में से क्या घटा देते हैं, कर्ज, तो वो क्या बन जाता है, रियल इनकम। इसका डिस्पोजेबल इनकम कितना था, 90,000। कितना था, 90,000। और इस ससुराल से मान के चलिए अपने क्या लिया था, कर्जा लिया था। लड़का भी आके बाद अक्सर ससुराले से कर्जा लेता है। एगो तो दहेज लिया, उसके बाद ससुराल से क्या लिया, कर्जा लिया, और उसका ससुराल में शान से घूमेगा, दामाद है। अरेंज मैरिज का इतना फायदा है जाए ना तो नहीं, लव मैरिज में कर्जा मांगने आएगा वो सुना देगी, कंची आरबीआई समझे हो क्या हमारे पापा को, हाँ गलत बोल रहे हैं जी आप, तुम लोग को कैसे पता रे आगे देखते हैं हम लोग। बताइए लड़का सबको पता है कि नहीं ये लव करेगी सब लड़की। तो इस ससुराल से कितना कर्जा लिया था, 10,000। तो इसका इनकम कितना बच गया, 80 है। बताइए इसका रियल इनकम कितना हो गया, रियल इनकम 80,000 हो गया। इनकम कितने टाइप का, सबसे पहले जो कमाए वो मौद्रिक आय, दूसरा परियोज्य आय, और तीसरा वास्तविक आय। इंग्लिश में मॉनेटरियल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, रियल इनकम। सबसे लास्ट में क्या बचता है। अगर कोई ऐसी चीज में काम कर रहा है जिस पर कोई भी टैक्स नहीं है, जैसे खेती, पशुपालन इत्यादि पर टैक्स है नहीं, टैक्स नहीं है, याद रखिएगा। इनडायरेक्ट टैक्स है उस पर भी, इनडायरेक्ट टैक्स उस पर भी है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स नहीं है। तो कितना खुश रहता है कि अरे हमारे पे तो टैक्स नहीं है, अरे तुम्हारे पे है, इनडायरेक्ट वाला है। तो अगर जैसे खेती है, बताइए खेती जो है वो उस पर क्या टैक्स लगता है, नहीं। और किसान ने अगर कहीं से कर्जा नहीं लिया है तो जितना उसने मौद्रिक आय कमाया वही उसका क्या बन गया, डिस्पोजेबल इनकम। और टैक्स नहीं है तो वो बन गया डिस्पोजेबल। किसी से कर्जा नहीं लिया तो वही क्या बन गया, रियल इनकम हो गया। इनकम का कहानी समझ में आ गया। ये हो गया हर व्यक्ति का इनकम, हर इंडिविजुअल का यही इनकम शामिल किया जाता है। अब राष्ट्रीय आय की बात करते हैं। किसकी बात करें, राष्ट्रीय आय का, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम देखो बाबू, पहली बात को इसको निकालने का 10 गो तरीका है। नेशनल इनकम को निकालने का बहुत ज्यादा तरीका है, लेकिन हम लोग 1-2 तरीका को पहले चर्चा करते हैं। बहुत उटपटांग चीज होता है नेशनल इनकम। ये बताइए नेशनल इनकम में आपको सबका इनकम जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा। तो नेशनल इनकम में हम लोग 3 चीजों को मेनली जोड़ते हैं। कौन कौन सा, एक होता है निजी, निजी मतलब प्राइवेट आदमी का, क्या हो गया, निजी। एक होता है कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट को कहते हैं निगम, निगम। और तीसरा होता है सार्वजनिक यानी सरकारी, सार्वजनिक। और चौथा होता है आपका निवेश, क्या हो गया, निवेश, निवेश। ये सब क्या हो जाता है, नेशनल इनकम में आ जाता है।
किसमें आ जाएगा? नेशनल। निजी व्यक्ति जितना हम आप आपके गार्जियन ये लोग कमाए वो लोग किसमें चला जाता है? निजी। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसको क्या कहते हैं? कारपोरेट या निगम। रिलायंस, टाटा ये सब क्या हो गए? निगम हो गए। सरकारी कंपनी है, सरकार को पेट्रोल बेचकर गैस बेचकर जो इनकम होता है वो क्या हो गया? सार्वजनिक आय। आप जमीन लिखवाने जाइएगा वहां चार्ज ले लेता है, रजिस्ट्री का ले लेता है, वो क्या हो जाता है? सार्वजनिक आय हो जाता है। और निवेश, बड़ी बड़ी कंपनी या विदेशी आदमी आके पैसा निवेश किया तो क्या हो गया? निवेश हो गया। तो ये सारे चीजें किस में आ जाते हैं? नेशनल इनकम में आता है। किस में आता है? नेशनल। नेशनल इनकम को गिनने के तीन चार तरीके हैं। भारत में 2 तरीके का प्रयोग किया जाता है, हालांकि दुनिया में कई तरीकों से प्रयोग किया जाता है। पहला होता है उत्पादन विधि। कौन सा? उत्पादन विधि। पहला विधि का नाम क्या है? उत्पादन विधि। दूसरा विधि का नाम है आय विधि। क्या है? आय विधि। पहले का नाम है आय विधि। आय विधि। दूसरा का नाम है उत्पादन विधि। आय विधि तो आप समझ में आ गया। आप कैसे समझ में आया? निजी व्यक्ति का आय जोड़ दीजिए, सार्वजनिक बड़ी कंपनियों का आय जोड़ दीजिए, सरकारी आदमी का आय जोड़ दीजिए, निवेश जोड़ दीजिए। वो किस विधि से जुड़ जाएगा? किस विधि से? आय विधि से। ज्यादातर भारत में किससे गणना किया जाता है? आय विधि से। दूसरा होता है उत्पादन विधि। कौन सी विधि? उत्पादन विधि। क्योंकि जब आप किसी चीज का उत्पादन करेंगे तो कहीं ना कहीं से आपको तो इनकम आएगा ही आएगा। तो इनकम जो होता है वो उत्पादन पे भी डिपेंड करता है, चाहे आप वस्तु का उत्पादन कीजिए या सेवा का। यहां हम किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं या सेवा का? हाँ, सेवा। तो आप कहीं से भी इनकम कीजिए, उसकी इनकम के पीछे कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी चीज का उत्पादन किए होंगे कि नहीं किए होंगे? या तो आप वस्तु का किए होंगे और नहीं तो सेवा का। आप कल को आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप बन जाते हैं कहीं अधिकारी, तो आप वस्तु का उत्पादन थोड़े करेंगे, पब्लिक का हेल्प करेंगे, क्या हो जाएगा? सेवा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो आय है वो आया कहां से? उत्पादन से। यानी अगर हम उत्पादन का भी सही सही आंकड़ा निकाल ले तो हम इनडायरेक्टली कहां पहुंच सकते हैं? आय से नहीं पहुंच सकते हैं। अगर हम किसका सही सही आंकड़ा निकाल ले? उत्पादन का, तो हम किस पे जा सकते हैं? आय पर। बताइए, आय गणना विधि में कितने चीजों को शामिल करते हैं? 4। निजी व्यक्ति का आय, निगम का आय, सार्वजनिक आय और निवेश। निवेश समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो भी क्या हो जाता है? इनकम हो जाता है। निवेश वाला चीज भी किस में आ जाता है? इनकम हो जाता है। लेकिन हम इनकम का आंकड़ा क्या उत्पादन के आधार पर लगा सकते हैं? हाँ, नहीं लगा सकते हैं जी। अगर सही सही पता चल जाए कि जापान देश में कितने चीजें बनी हैं, टोटल कितनी चीजें बनी हैं, तो क्या हम वहां के आय का आइडिया लगा सकते हैं? तो बताइए, उत्पादन के लिए, प्रोडक्शन के लिए आपके पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट उत्पादन भी होता है। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन मतलब उत्पादन। आपके पास जीएनपी भी होता है, आपके पास एनडीपी भी होता है, एनडीपी, आपके पास एनएनपी भी होता है। बताइए, सब में तो उत्पादन ही पता चल रहा है। सब में क्या पता चल रहा है? उत्पादन। आपको जीडीपी पढ़ा दिए हैं कि नहीं पढ़ा दिए हैं? जीएनपी, एनएनपी सब पढ़ा दिए यहां पर। ये बताइए, आपको यदि इनकम का पता करना है, किसके आधार पर? उत्पादन के आधार पर। आप इन तीनों चारों में से किसका आंकड़ा जानना चाहेंगे? जीडीपी का, जीएनपी, एनएनपी या किस चीज का? हाँ, गलत है बाबू। जीडीपी का जब तुम पता करोगे तो कोई जरूरी नहीं है कि उसमें उसी देश का हो, क्योंकि हम निकाल रहे हैं नेशनल इनकम। देखो ध्यान से बाबू, हम क्या निकाल रहे हैं? नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम में डोमेस्टिक तो आएगा नहीं, नेशनल वाली चीजें आएंगी। तो ये हो गया डोमेस्टिक, नहीं आएगा। ये हो जाएगा, देखो जिसमें जिसमें डी लगा है वो आएगा नहीं, क्योंकि हमको क्या निकालना है? नेशनल, राष्ट्रीय आय निकालना है। तो बताइए, जीएनपी रखे कि एनएनपी रखे? हाँ, एनएनपी। तो अगर हमें किसी देश का एनएनपी पता चल जाए तो हम ये तो बता देंगे कि उस देश के लोगों ने अपने देश में कितना उत्पादन किया, साथ ही उस देश के लोगों ने बाहर के देश में कितना उत्पादन किया। तो बताइए, एक बार सीजीएल में क्वेश्चन पूछा था, राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर होती है? यही 4 गो ऑप्शन में था। किस पर होगी? एनएनपी। अब बताओ, जीएनपी, जीडीपी पे क्यों नहीं होगा? क्योंकि जीडीपी में उस राष्ट्र के अंदर विदेशी का भी इनकम आ जाता है, तो काहे रखेंगे हम उसको? नहीं समझ में आया? अरे थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो समझ में आ जाएगा। जितना है उतने लगाओ। लगा रहे हो?
बगुला कर लगा रहे हैं सर, दिमाग लगा रहे। आप बताइए, किसी देश का राष्ट्रीय आय जीडीपी होता है या जीएनपी? एनएनपी होता है। कोई ऑप्शन में नहीं था। क्या होता है? एनएनपी। क्या होता है? एनएनपी होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? इनकम निकालने के लिए 4 विधि। निवेश नहीं रखना चाहिए, रख दीजिए, बैठिए। निवेश करता है तो उस देश में ही रह जाता है, उसका इनकम हुआ कि नहीं हुआ? किसमें? क्यों नेशनल में रहेगा? आप क्लास जीडीपी का किए हैं कि नहीं? हाँ, तो विदेशी का इनकम को आप जीडीपी में शामिल करते हैं, लेकिन क्या उसे एनएनपी में शामिल करते हैं? वो तो अपना लेके चला जाएगा ना, विदेशी अपना लेके चला जाएगा, लेकिन जो निवेश कर दिया है वो कहां से उखाड़ के ले जाएगा? नहीं नहीं, वो तो देश में ही छोड़ के जाना पड़ेगा। जैसे भारत से कंपनी अभी हाल फिलहाल में फोर्ड कंपनी चली गई, जो इंडिवर जहाज गाड़ी बनाती थी, टवेरा इंडिवर बनाती थी, बहुत सारा फोर्ड की कंपनी की गाड़ियां फेमस आती थी, चली गई। अपना पैसा लेके गई है कि अपना निवेश जो की थी कारखाना और उखाड़ के ले गई है? नहीं नहीं लेके गई, वो तो यहीं छोड़ के जाएगी यहाँ पर। तो निवेश को हम लोग किसमें शामिल कर देते हैं? नेशनल इनकम। किसमें शामिल करेंगे? नेशनल। तो नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की गणना की 2 विधि समझ में आ गया। पहली विधि कौन सी होती है? आय विधि। पहली विधि होती है आय विधि, और दूसरी विधि होती है उत्पादन विधि। दूसरी विधि। अब हम आपसे नॉर्मल पूछते हैं, आप बताइए, आपको 2 तरह का इनकम दिया जाएगा किसी देश का, कि इस देश का इस साल का नेशनल इनकम इतना है, आप किसको ज्यादा वैल्यू दीजिएगा? आय विधि को कि उत्पादन विधि को? आय विधि वाला को ज्यादा अच्छा कौन होता है? आय विधि। उत्पादन विधि से आदमी लगभग क्या लगा लेता है? अनुमान लगा लेता है, क्योंकि इतने बड़े देश में एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं मिल पाएगा। इतने बड़े देश में किसी को भी एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं मिल पाता। बताइए, तो नेशनल इनकम निकालने की 2 विधियां, आय विधि और उत्पादन। रियल में अगर आप पूछिएगा तो आय पता किससे चलता है? नेशनल इनकम पता किससे चलता है? अनुमान किससे लगा लिया था? उत्पादन। उत्पादन विधि में भी किस आधार पर? एनएनपी के आधार। किस आधार पर? एनएनपी। सीजीएल का क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाते समय उत्पादन विधि के प्रयोग में सबसे बड़ी समस्या होती है। उत्पादन विधि के प्रयोग में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? तो देखिए, उत्पादन विधि जो है इसमें तो यही 4 चीज का प्रयोग करेंगे, और ये तो सोचो एक दूसरे से सब में जुड़ा ही हुआ है, यानी जो समस्या इसमें आएगी वही समस्या किसमें आ जाएगी? उत्पादन विधि। उत्पादन विधि में एक के समस्या होती है, एक के चीजवा 2 बार गिना जाता है। एक के चीजवा क्या गिना जाता है? 2 बार। जैसे आटा, एक बार गेहूं गिना गया, एक बार आटा गिना गया, एक बार उसी आटा का बिस्कुट बना दिया तो वो भी गिना गया। 3 बार गिना गया कि नहीं गिना गया? इससे बचने के लिए हम आपको बताए थे कि उत्पादन विधि में कभी भी हम प्राथमिक और द्वितीयक वस्तु को नहीं शामिल, बल्कि किसे शामिल करते हैं? अंतिम। तो एक ही समस्या ना है जी उत्पादन विधि में। यदि हम उत्पादन विधि में हम अंतिम वस्तु को गिने तो क्या उत्पादन विधि से कोई समस्या आएगी? नहीं आएगी। कोई समस्या तो आएगी नहीं। आप अभी तो कुछ नया पढ़वे नहीं किए ना। जीडीपी तो देखेंगे आप लोग, अभी जीडीपी जीएनपी। बताइए, किसी देश का राष्ट्रीय आय निकालने के लिए कितनी विधियां? पहला, दूसरा उत्पादन विधि। आय विधि में कितनी चीजें शामिल करें? पहला निजी व्यक्ति का आय, निगम का आय, सार्वजनिक आय और निवेश, उस देश में जो निवेश होता है। उत्पादन विधि में किस आधार पर? एनएनपी। एनएनपी, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी या एनडीपी, ये चारों में से सबसे बड़ी समस्या थी कि किसी भी वस्तु की गिनती 2 बार न हो जाए। इसे बचने के लिए क्या करते हैं? अंतिम वस्तु का मूल्य गिनते हैं। ये तो हम आपको बहुत पहले ही बता दिए थे, जब जीडीपी बढ़ा रहे थे तब। तो भारत में या किसी भी देश में राष्ट्रीय आय की गणना कितनी विधि से? एक्यूरेट आंकड़ा कौन बताता है? आय विधि। लगभग बताता है उत्पादन विधि। अमेरिका वगैरह देश में या जिस देश में मॉडर्न टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है और जनसंख्या बहुत कम है, वहां बचत विधि से भी क्या निकाला जाता है? आय निकाला जाता है। बचत विधि से मतलब कितना पैसा आपने क्या कर दिया? खर्च कर दिया, और कितना पैसा आपने बचा लिया। अब ये बताइए, हमने 200 रुपया खर्च कर दिया और 50 रुपया बचा लिए, मेरा इनकम बताइए
कितना 250। ये विधि भी एक है कि नहीं है, लेकिन आपको नहीं लग रहा है कितना कॉम्प्लिकेटेड विधि है ये। सबके अकाउंट में चेक करना पड़ेगा कि कितना रुपया बचल है, और सबके अकाउंट में चेक करना पड़ेगा कितना रुपया इस साल में ट्रांजैक्शन हुआ है। तो इस एक साल में कुल कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, कुल कितना बच गया, उसी को जोड़ दिया जाएगा। कभी कभी आदमी ट्रांजैक्शन करता है फिर वापस वो चलाता है, नहीं समझे? तो ये विधि वही सक्सेस है जहां जनसंख्या कम है। तो बताइए, बचत विधि से क्या भारत में आय की गणना होती है? एक बार क्वेश्चन देखिए, इकोनॉमिक्स के ज्यादातर क्वेश्चन आपके एलडीसी या सीजीएल के ही होते हैं, ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं दोनों से होते हैं। बाकी सब तो नॉर्मल पूछता है सबकी, ये सब पहली पंचवर्षीय योजना में क्या था, ये सब दरोगा की एग्जाम में इकोनॉमिक्स से बच्चा वाला पूछता है, और सर्वे वाला पूछ देता है बीपीएससी में। बचत विधि का प्रयोग भारत में होता है? बहुत सारा समस्या रहता है उसमें। ये अमेरिका में सक्सेस है बहुत अच्छा। बचत विधि भारत में बचत विधि है। आप अर्थशास्त्री रहते तो किस पर गणना करते? हाँ, आय विधि से। अब बचत विधि से कबो मत कीजिएगा, पता ही नहीं चलेगा हमारे यहाँ। देखिए, अमेरिका में ये सक्सेस है क्योंकि अमेरिका का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो कल्चर है, वहां के लोग, जनसंख्या कम है, अमीर ज्यादा है, लाइफ स्टाइल बहुत खुल के जीते हैं, हफ्ता में कमाते हैं और सैटरडे को फूंक के चलाते हैं। इसलिए वहां वीक एंड होता है, हफ्ता का खत्म, वीक एंड। सैटरडे को क्या बोलता है सर? वीकेंड। सैटरडे संडे को वीकेंड, मतलब मंडे टू फ्राइडे हुमच के कमाएगा सब, और सैटरडे संडे दारू सिगरेट गांजा फूंक के एकदम भंग हो जाएगा सर। ओ माय गॉड, पूरा भंग हो गया, चला यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो भारत, वहां पर लोग खर्च भी ज्यादा करते हैं और बचत क्या होता है? कम होता है। तो वहां ये विधि क्या है? सक्सेस। भारत में बचत बहुत ज्यादा है, कम खाएंगे लेकिन पैसा क्या करेंगे? बचा के रखेंगे। आगे बढ़ जाए। चलो ध्यान से समझते हैं। लाइव में बड़ी दिक्कत हो रहा है आज, बफरिंग का समस्या। कोई क्वेश्चन है? एक तो पंखे बंद हो गया जी, एक रो का, एक लाइन का पंखे बंद हो गया, 2 लाइन का उड़ गया होगा। चलो यहां ध्यान से देखते हैं। तो अब समस्या आ रहा है बाबू लाइव वालों को, इसलिए देखिए ध्यान से इधर। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की कितनी विधियां? कितनी विधि? भारत में कितनी अपनाई जाती? एक्यूरेट होती है? हाँ, आय विधि। कौन सी विधि? और उत्पादन विधि से किसको शामिल करते हैं? एनएनपी। एनएनपी में एनएनपी गड़बड़ न हो इसलिए प्राथमिक वस्तु को शामिल करते हैं कि अंतिम वस्तु? दोहरी गणना की समस्या किस विधि की है? उत्पादन विधि। इससे बचने का रास्ता? अंतिम वस्तु। कौन सी वस्तु? अंतिम वस्तु के मूल्य को शामिल कर देते हैं। आगे बढ़ जाए। अब इसके अलावे भी बहुत सारी विधियां होती हैं नेशनल इनकम को निकालने की। तो पहले नेशनल इनकम समझ जाएंगे, फिर उसके बाद से पर कैपिटा इनकम, सीपीआई सुने होंगे, प्रति व्यक्ति आय, इसको निकालते हैं लोग। आज लाइव में बहुत सारा बफरिंग हो रहा है, दिक्कत है। आज इतना ही रहने देते हैं, तो इसके बाद आगे कल बताएंगे आपको।